नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह न केवल रहस्यमय है बल्कि हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? वो सपने जो हमें कभी डराते हैं, कभी हंसाते हैं और कभी कभी तो ऐसे दृश्य दिखाते हैं जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं लगता। आखिर वो आते कहाँ से हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए महान स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव युंग की विख्यात पुस्तक अवचेतन की खोज यानी अंग्रेजी में मैन एंड हिज खासकर यौन इच्छाओं का एक कूड़ादान है। लेकिन युंग इस बात से सहमत नहीं थे। युंग का मानना था कि हमारा अवचेतन मन कोई कूड़ादान नहीं है, बल्कि यह तो मानवता के इतिहास, ज्ञान और हमारी आत्मा का एक विशाल और गहरा महासागर है। उन्होंने कहा कि मानव मन को सिर्फ यौन कुंठाओं के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसी वैचारिक मतभेद के कारण युंग फ्रायड से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक नई राह चुनी। युंग ने अपना पूरा जीवन सपनों, प्रतीकों, मिथकों और मानव मन के उन गहरे हिस्सों को समझने में लगा दिया जिन्हें हम सामूहिक अवचेतन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, युंग के नजरिए से इस अवचेतन मन की गहराई में गोता लगाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्दों या लिखी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर कई तरह के चिन्हों या निशानों का भी उपयोग करते हैं, जैसे किसी संस्था का लोगो या कोई ट्रेडमार्क। लेकिन युंग कहते हैं कि चिन्ह और प्रतीक में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक चिन्ह सिर्फ किसी जानी पहचानी चीज की ओर इशारा करता है, लेकिन एक प्रतीक यानी सिंबल वह होता है जो किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करता है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जानते या जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कोई भी शब्द या चित्र प्रतीक तब बनता है जब वह अपने सीधे और स्पष्ट अर्थ से कुछ ज्यादा कहता है। उसका एक ऐसा पहलू होता है जिसे हम पूरी तरह से अपने चेतन मन से समझ नहीं सकते, और यही प्रतीक हमारे सपनों की भाषा होते हैं। युंग कहते हैं कि मनुष्य का चेतन मन, जिसे हम अपनी चेतना या जागृत अवस्था कहते हैं, वह तो हमारे पूरे अस्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा अवचेतन मन लगातार हमारे विचारों और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। हम अक्सर चीजों को भूल जाते हैं। कभी कभी कोई नाम हमारी जुबान पर होता है लेकिन याद नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह नाम हमारे दिमाग से हमेशा के लिए मिट गया है, बल्कि वह हमारे चेतन मन से खिसककर अवचेतन मन के अंधेरे में चला गया है। इसी तरह हम दिन भर में बहुत सी चीजें देखते और सुनते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारा अवचेतन मन उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर वही चीजें, वही भूली हुई यादें हमारे सपनों में प्रतीकों का रूप लेकर सामने आती हैं। फ्रायड ने सपनों को समझने के लिए फ्री एसोसिएशन यानी स्वतंत्र साहचर्य का तरीका अपनाया था, जिसमें वे मरीज के सपने के किसी एक हिस्से को लेकर उससे जुड़ी बातें पूछते जाते थे ताकि वे उस इंसान की दबी हुई इच्छाओं या कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सकें। लेकिन युंग ने महसूस किया कि यह तरीका हमें सपने के असली अर्थ से दूर ले जाता है। युंग ने कहा कि हमें सपने के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि आखिर सपना खुद क्या कहना चाहता है। युंग का मानना था कि सपने कोई बेतरतीब या फालतू चीजें नहीं हैं। उनका एक खास मकसद होता है।
अवचेतन मन सपनों के जरिए हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। उदाहरण के लिए, युंग के एक मरीज ने सपना देखा कि एक बहुत ही भद्दी, शराबी और गंदे बालों वाली औरत उसकी पत्नी है। असल जिंदगी में उसकी पत्नी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर फ्रायड के तरीके से इस सपने को देखा जाता तो शायद इसे किसी पुरानी दबी हुई इच्छा से जोड़ दिया जाता, लेकिन युंग ने इसे अलग नजरिए से देखा। युंग ने बताया कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री तत्व होता है, जिसे उन्होंने एनिमा कहा। यह पुरुष की भावनाओं और उसके अवचेतन का हिस्सा है। उस मरीज का सपना दरअसल उसे यह बता रहा था कि भले ही वह बाहर से बहुत समझदार और सामान्य दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो स्त्री तत्व यानी उसकी एनिमा है, वह उस शराबी और भद्दी औरत की तरह ही अस्तव्यस्त और बुरी स्थिति में है। सपना उस आदमी को उसकी अपनी ही कमियों का आईना दिखा रहा था। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो युंग हमें समझाते हैं कि सपने अक्सर हमारे चेतन जीवन के असंतुलन को ठीक करने का काम करते हैं। वे एक तरह का क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन करते हैं। जो लोग असल जिंदगी में बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं या हवा में उड़ते हैं, उन्हें अक्सर सपने आते हैं कि वे कहीं से गिर रहे हैं। यह अवचेतन मन की तरफ से एक चेतावनी होती है कि जमीन पर आ जाओ, वरना असल जिंदगी में भी मुंह के बल गिरोगे। युंग ने एक ऐसे ही आदमी का उदाहरण दिया है जिसे पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था और वह अक्सर खतरे मोल लेता था। उसने एक दिन सपना देखा कि वह पहाड़ की चोटी से भी आगे शून्य में कदम रख रहा है। जब उसने युंग को यह सपना बताया तो युंग ने उसे चेतावनी दी कि यह सपना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है और उसे अपनी इस आदत पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन उस आदमी ने युंग की बात नहीं मानी। 6 महीने बाद सच में एक पहाड़ पर चढ़ते समय वह एक खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह एक बहुत ही घमंडी औरत का उदाहरण भी युंग ने दिया है, जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझती थी। उसे लगातार ऐसे सपने आते थे जो उसे परेशान करते थे और उसे उसकी औकात याद दिलाते थे। यह सब कोई जादूटोना नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन की अद्भुत क्षमता है जो उन चीजों को भी भांप लेती है जिन्हें हमारा चेतन मन नजरअंदाज कर देता है। युंग ने एक बहुत ही गहरी बात कही है कि हमारा मन या हमारी आत्मा सिर्फ हमारे निजी अनुभवों का खजाना नहीं है। इसके भीतर एक और परत होती है जिसे युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अवचेतन कहा है। यह सामूहिक अवचेतन पूरी मानव जाति की साझी विरासत है। जैसे हमारे शरीर के अंग लाखों सालों के विकास का परिणाम हैं, वैसे ही हमारा मन भी लाखों सालों के विकास का परिणाम है। आदिमानव के समय से लेकर आज तक के अनुभव हमारे इस सामूहिक अवचेतन में आर्केटाइप्स यानी मूल रूपों के रूप में दर्ज हैं। ये आर्केटाइप्स वो आदिम चित्र या प्रवृत्तियां हैं जो दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति में और हर इंसान के सपनों में पाए जाते हैं। चाहे वह नायक की कहानी हो या किसी दानव से लड़ने की बात हो या फिर महान मां का स्वरूप हो। युंग ने एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण दिया है। एक 10 साल की बच्ची ने अपने पिता को क्रिसमस के तोहफे के रूप में अपने सपनों की एक किताब दी। उन सपनों में ऐसी ऐसी बातें थीं जो एक 10 साल की बच्ची सोच भी नहीं सकती थी। उसने भयानक राक्षसों, दुनिया के खत्म होने और फिर से बनने के सपने देखे थे। उसने देखा कि बुरे कीड़े मकोड़े पूरी दुनिया को खा रहे हैं। जब युंग ने इन सपनों का विश्लेषण किया तो पाया कि इन सपनों में जो प्रतीक थे
वो प्राचीन आदिम मिथकों और धार्मिक मान्यताओं से मेल खाते थे, जिनके बारे में उस बच्ची को कुछ भी पता नहीं था। असल में वो बच्ची बहुत बीमार थी और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। उसका अवचेतन मन मौत के उस करीब आते सच को समझ रहा था और उसे उन आदिम प्रतीकों के जरिए मौत और पुनर्जन्म के उस चक्र के लिए तैयार कर रहा था। यह कहानी हमें बताती है कि अवचेतन मन समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। यूंग कहते हैं कि आज का आधुनिक इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान और तार्किक समझता है। उसने विज्ञान और तकनीक की मदद से प्रकृति पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वह अपने ही भीतर के प्राकृतिक हिस्से यानी अपने अवचेतन से कट गया है। आज के इंसान ने प्राचीन मिथकों, प्रतीकों और धार्मिक विश्वासों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया है। लेकिन यूं कहते हैं कि इन प्रतीकों को खारिज करके इंसान ने अपना ही नुकसान किया है। प्राचीन काल में ये प्रतीक और मिथक इंसान की आत्मा को एक सहारा देते थे, उसे जीवन का अर्थ समझाते थे। आज जब इंसान ने इन सबको छोड़ दिया है, तो वह भीतर से अकेला और खाली हो गया है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में मानसिक बीमारियां, अवसाद और बेचैनी इतनी तेजी से बढ़ रही है। हम अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया को तो चला रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा भूखी है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसी आदिम शक्तियां हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है। जब हम इन शक्तियों को, अपने अवचेतन को दबाते हैं, तो ये भयानक रूप लेकर सामने आती हैं। युंग ने यहां तक कहा है कि दुनिया में जो युद्ध और विनाश हो रहे हैं, वो इंसानों के इसी दबे हुए अवचेतन का भयानक विस्फोट हैं। आधुनिक समाज ने अपने भीतर के शैतान या अपनी परछाई को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसलिए वह परछाई बाहरी दुनिया में विनाश बनकर नाच रही है। युंग हमें समझाते हैं कि अगर हमें खुद को और इस दुनिया को बचाना है, तो हमें अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच एक पुल बनाना होगा। हमें अपने सपनों को, अपने भीतर उठने वाले अजीबोगरीब विचारों और भावनाओं को खारिज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। हर व्यक्ति का सपना उसके लिए एक खास संदेश लेकर आता है। किसी सपने का कोई एक बंधा बंधाया अर्थ नहीं हो सकता जिसे किसी किताब में पढ़कर समझा जा सके। किसी के लिए सांप का मतलब कोई भयानक डर हो सकता है, तो किसी और के लिए यह ज्ञान या पुनर्जन्म का प्रतीक हो सकता है। सपने का विश्लेषण करते समय हमें उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी, उसकी सोच और उसकी भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। यह एक कला है, कोई मशीन की तरह काम करने वाला विज्ञान नहीं। युंग ने अपने पूरे जीवन के अनुभव के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि सपने बकवास नहीं हैं। वे हमारी आत्मा की वो प्राकृतिक भाषा हैं जो हमें हमारी कमियों के प्रति आगाह करती हैं, हमें भविष्य के संभावित खतरों से बचाती हैं और हमें एक पूर्ण इंसान बनने में मदद करती हैं। जब हम अपने अवचेतन की इस रहस्यमय दुनिया को स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, बल्कि हम पूरी मानव जाति की उस साझी विरासत से जुड़ जाते हैं जो हमारे भीतर जीवित है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई अजीब सा सपना देखें, तो उसे यूं ही मत भूल जाइएगा। थोड़ा रुकिए, विचार कीजिए और खुद से पूछिए कि आखिर आपके भीतर का वह गहरा महासागर आपको क्या संदेश देना चाहता है। शायद उसमें आपकी किसी बड़ी परेशानी का हल छिपा हो, या शायद वह आपको आपके जीवन की किसी नई दिशा की ओर ले जाना चाहता हो।
कार्ल युंग का यह काम हमें यही सिखाता है कि हम बाहर की दुनिया को जीतने में इतने व्यस्त न हो जाएं कि अपने भीतर की उस विशाल और जादुई दुनिया को ही भूल जाएं। हमारी आत्मा, हमारा अवचेतन भी उतना ही वास्तविक है जितना कि यह बाहरी भौतिक संसार। आज के इस विशेष एपिसोड में मेरे साथ इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि कार्ल युंग के विचारों ने आपको अपने सपनों और अपने मन को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अपने विचारों और अपने सपनों पर गौर करते रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने मन का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।